गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं ये जो अपना चैप्टर है आज ओवर हो जाए। कृष्णा, प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया क्या तुमने? ठीक है बेटा, शाबाश। विनिंग प्राइस 10,000 है। अगर जीत गए तो 10,000 रुपये अकाउंट में आएंगे तुम्हारे। ठीक है, जीतने में भूलना मत, पार्टी देने के टाइम पे। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वाटर के बारे में बात कर रहे थे और वाटर पोल्यूशन आज हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे मैंने पोल्यूशन का मतलब बताया था कि जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर देता है, खराब कर देता है, या इसको हिंदी में हम लोग कहें तो अशुद्ध कर देता है, तो इस कंडीशन में हम लोग उसे पॉल्यूशन कहते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन का मतलब होगा कि जब अनवांटेड सब्सटेंस हमारे वाटर में, सराउंडिंग वाटर में ऐड हो जाए और उसे कंटेमिनेट कर दे, तो वो पानी पीने लायक ना रहे, यूज करने लायक ना रहे, तब हम लोग उसे कह देते हैं वाटर पॉल्यूशन। इस वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे जो हैं आपके रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोग खेती करते दौरान खेत में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मिट्टी में मिल जाते हैं और जब बारिश वगैरह आती है या हम लोग इरिगेशन करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स उसमें पानी में मिक्स हो जाते हैं। अब या तो आसपास कोई नदी तालाब होते हैं तो उनमें चले जाते हैं, या फिर नीचे जमीन में जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। या फिर सिटीज और फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा, जिसे हम लोग रिवर या फिर लेक्स में डंप करते हैं, उससे भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसमें एक तो डिजीज कॉजिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दूसरे फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस कंपाउंड जो है वो बना सकता है। इसके अलावा बच्चों, हॉट वाटर, जब पानी गर्म हो जाता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो इवोपरेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और इस केस में जो एक्वेटिक लाइफ है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल अफेक्ट होती है ना। क्योंकि जो आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है आप देखेंगे, वो नदी तालाब ओशियन जो भी आपकी वाटर बॉडी है उसके बॉटम पर ही पाई जाती है, सरफेस पर नहीं, क्योंकि सरफेस पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है और इस ज्यादा टेम्परेचर में कोई एक्वेटिक लाइफ जो है सरवाइव नहीं कर सकती। पर वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी जो है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तीन तरीके इसके हो सकते हैं। पहला तो किसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का वाटर बॉडीज में ऐड हो जाना, जैसा हमने देखा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दूसरा आपका हो सकता है रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। जो आपकी वाटर बॉडी है, पानी जो है, उसमें कोई फायदेमंद चीज है उसका निकल जाना भी वाटर पॉल्यूशन है। जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सभी को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पर मान लो पॉल्यूशन होने लगा। पॉल्यूशन जब होता है तो पानी जो है गंदा हो जाता है और उसमें फंगाई जो है वो ग्रो करने लग जाती है। जब ये फंगाई ग्रो करती है तो इस फंगाई को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ऑक्सीजन वाटर से ही लेती है। तो जब ये पानी से ऑक्सीजन ले लेती है तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है उसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और धीमे धीमे करके एक्वेटिक लाइफ जो है अफेक्ट होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है। और तीसरा हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में बदलाव आता है तब भी एक्वेटिक लाइफ जो है वो बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई जो भी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी रिएक्शंस होंगी वो वाटर में ही होंगी। इसके अलावा वाटर बहुत अलग अलग जगह काम आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन जो है
वो वाटर के थ्रू जो है करते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, डैम वगैरह जो होते हैं जहां पानी की हेल्प से बिजली बनाई जाती है, उन सभी में पानी का रोल है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव। हाँ जी, बताइए, आप जहां रह रहे हैं जयपुर में, वहां पर मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? आप जिस सिटी में रह रहे हैं जयपुर में, मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है हमारे लिए? जो बच्चे सिटी एरिया में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि बीसलपुर डैम जो है, वहां से हमारे पास पानी आता है। ठीक है, तो फिर बीसलपुर डैम हमारे लिए आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स। इस बीसलपुर डैम की हम लोग अगर बात करें तो इस पानी को अफेक्ट क्या कर रही हैं? जो आसपास के एरियाज में, जो विलेज वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर जो लोग बाग रहते हैं वो अपने कैटल्स वगैरह को इसी पानी में नहलाते हैं, और इसी पानी में गंदगी वगैरह जो होती है उससे रिलीज करते हैं। तो इस पानी के पॉल्यूट होने का ये मेन सोर्स हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा एयर, एयर पॉल्यूशन, फिर हमने देखा वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट तीसरा जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास में, वो है सॉइल। सॉइल जिससे हमें आमतौर पर मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। सॉइल जो है उसकी कई लेयर्स होती हैं। हमारे जैसा आपने सुना होगा, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये जनरली मिनरल्स, रॉक्स एंड सॉइल जो है इसकी बनी होती है। सॉइल बनती कैसे है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आएगा कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। तो सॉइल के बनने के चार इंपॉर्टेंट जो रीजंस हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं। चलिए उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है सन। जो सूरज है वो क्या करता है, अपनी धूप से, अपनी गर्मी से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन्हें गर्म करता है। अब जैसा आपने सुना होगा कि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है ना, एक्सपेंड होती है। तो ऐसा करने से चट्टानें गर्म हो जाती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे एक्सपेंड होती हैं। और रात में जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। तो इस लगातार हीटिंग और कूलिंग की वजह से इन रॉक्स के अंदर क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और बहुत लंबे समय बाद ये क्रैक बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि रॉक्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने प्रोसेस वेदरिंग का नाम बिल्कुल सुना होगा, ये वेदरिंग ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो हमें दे रखा है कॉज, वो है वाटर। जब एक फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी जो है अपने साथ में छोटी बड़ी चट्टाने जो हैं उन्हें बहा करके ले आता है, और जब ये चट्टाने एक दूसरे से टकराती हैं तो सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी चट्टाने टूट के छोटे पत्थरों में बदल जाती हैं। या फिर एक और तरीका हो सकता है, आपने फ्रिक्शन नाम सुना होगा। जब कोई पानी के रास्ते में बड़ी चट्टान आ जाती है और लगातार पानी जो है उससे टकरा करके आगे बहता है, तो धीमे धीमे चट्टान के ऊपर की जो लेयर है वो घिसती जाती है। घिसने का मतलब है बड़ी चट्टान जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। तीसरा जो हमारे पास में कारण है वो है विंड। सेम इसी तरीके से हवा जब बहुत तेज रफ्तार से चलती है तो पत्थर लुढ़कने लगते हैं, ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। इस दौरान ये आपस में भी टकराते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन भी होता है जिसकी वजह से बड़े बड़ी चट्टाने जो हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा बच्चों, वाटर में मैं एक चीज और बताना भूल गया। क्या होता है, पानी जब किसी चट्टान के क्रैक के बीच में फंस जाता है, किसी दरार में फंस जाता है, तो जब गर्मी आती है तो ये एक्सपेंड होता है,
सर्दी आती है तो ये ये जम जाता है। तो ऐसा कंटिन्यूअसली जब होता है तो धीमे धीमे करके जो चट्टान है उसमें क्रैक बढ़ता जाता है, चट्टान टूट जाती है। ये मैं बताना भूल गया वाटर में। चौथा और आखिरी कारण है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दीवार में से निकल आते हैं, या उनकी जड़ें जो है वो दीवार में चली जाती हैं और दीवार इस तरीके से दीवार में क्रैक आ जाता है। तो जब ये काम दीवार में हो सकता है तो चट्टानों में भी हो सकता है। तो बहुत सी रॉक्स के बीच में जब ये रूट्स जाती हैं प्लांट्स की, और रूट जब ग्रो करती हैं तो ये जो है चट्टानों को तोड़ देती हैं। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लाइकेन नाम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, एल्गी और फंगाई के बीच का रिलेशन है लाइकेन। ये लाइकेन जैसे कुछ प्लांट्स जब ग्रो करते हैं इन क्रैक्स के अंदर, तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे कि एसिड्स। अब एसिड जो है वो, जैसा हमें पता है भाई, किसी भी चीज को मेल्ट करना, पिघलाने का काम करता है। तो ये एसिड जो है वो भी धीमे धीमे करके चट्टान को तोड़ने का काम करता है। तो ये हमारे चार सबसे मुख्य रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन मतलब वेदरिंग जो है वो होती है। इसके बाद हम लोगों को पेज नंबर 95 के लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड आपको दिखाई देगा, ह्यूमस। इसके बारे में हम लोग को जानना है। ह्यूमस क्या है? सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स वगैरह हो, अर्थवॉर्म्स हो, या फिर आपके प्लांट्स हो, ठीक है। तो ये जो डिकेइंग मतलब कि इन्हें जिन्हें बैक्टीरिया क्या करता जा रहा है, डिकम्पोज करता जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इसे भी ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज्यादा मिनरल्स को कंटेन करता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ह्यूमस सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करने का काम करता है। ह्यूमस सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस का मतलब है जिसमें बहुत सारे छेद हों। इन पोर्स की वजह से दो काम होते हैं, पहला, पानी बड़ी आसानी से रूट्स तक पहुंच जाता है, और दूसरा, जो गैसेस हैं वो भी बड़ी इजीली रूट्स तक पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई गार्डन हो, या फिर देखा हो कि गार्डनिंग के दौरान जब थोड़ा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब प्लांट इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है, तो हम लोग उसमें गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई का मतलब यह है कि हम लोग एक आध दिन के लिए उसमें पानी नहीं डालते और उसकी जो आसपास की मिट्टी है उसको थोड़ा सा खोद देते हैं, क्योंकि लगातार पानी डालने से उस मिट्टी के पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और एयर नहीं पहुंच पाती। पर अगर आप उसकी थोड़ी सी खुदाई कर दें, थोड़ी सी अपर लेयर को मिक्स कर दें और नीचे वाली लेयर को ऊपर ले आए, तो ऐसा करने से पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, और फिर आप देखते हैं इसका फायदा आपको ये मिलता है कि आपका प्लांट अब ज्यादा रेट से, ज्यादा स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देता है। ह्यूमस सिर्फ वाटर को रूट्स तक ही नहीं पहुंचाता, इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करने में ह्यूमस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर ये जो ह्यूमस है ये सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट सॉइल जो है, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल, सिर्फ उसी में ही पाया जाता है। ह्यूमस जितनी ज्यादा मात्रा में होता है उसके डिप्लीट होने का या इरोजन होने का उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं। सॉइल इरोजन हम लोग बोलते हैं, ये टर्म हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी टॉप मोस्ट सॉइल जिसमें ह्यूमस होता है वो किसी वजह से रिमूव हो जाए। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो ये ऊपर वाली लेयर जो जिसमें ह्यूमस है, मिट्टी है, ये हवा के साथ में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा करने से टॉप मोस्ट लेयर तो चली गई, और जो नीचे की जो बैरन, जो बंजर जमीन है वो ऊपर आ जाती है, जिसमें कोई प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, मतलब किसी काम की नहीं रहती। या फिर जब बाढ़ वगैरह आती है, पानी बहता है बहुत तेज, तो ये क्या करता है,
ये भी मिट्टी को, टॉप मोस्ट लेयर को अपने साथ बहा करके ले जाता है, ह्यूमस को पूरी तरीके से ले जाता है। इसी वजह से प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो जहां प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां फ्लड के दौरान नुकसान, मतलब सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारे लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन को रोकने के कुछ तरीके हमारे पास में हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जो आपके फील्ड्स वगैरह हैं उनसे छोटी छोटी कैनाल्स, नालियां निकाल दें, ताकि कल को यहाँ तेज बारिश आती है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाए। ठीक है। दूसरा, आपने टेरेस फार्मिंग का नाम सुना होगा, या स्टेप फार्मिंग का आपने नाम सुना होगा, जिसमें पहाड़ पर हम लोग जो स्लाइड होती है उस पर फार्मिंग करते हैं, एक ऊपर बनाते हैं, फिर एक उसके नीचे, एक उसके नीचे। तो ऐसे करके जब बारिश वगैरह आएगी, ऊपर से मिट्टी बहती हुई नीचे वाले खेत में आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अल्टीमेटली आप प्रोटेक्ट कर लेंगे ह्यूमस को। तीसरा, भाई ज्यादा से ज्यादा आप प्लांटिंग कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। या फिर आपने देखा हो घास लगाने से, बारिश वगैरह में के सीजन से पहले अपने घर वाले घास लगाते हैं ना घर के बाहर वगैरह, वो इसीलिए क्योंकि घास की जो जड़ें हैं, ग्रास की जो रूट्स हैं, वो भी मिट्टी को बांधे रखेंगी, सॉइल इरोजन कम से कम होगा, है ना। और जो भी हम लोग डैम्स वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट में ये सभी चीजें बनाई जाए कि भाई डैम जो है वो उसकी हाइट इस तरीके की होनी चाहिए, या डैम से जब पानी फ्लो करता है, हम लोग क्या करते हैं जब डैम ओवरफ्लो होने लगता है तो उसके गेट्स को, चैनल गेट्स को खोल देते हैं, जिससे कि पानी जो है वो गेट्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। पर डैम की आप हाइट बहुत ज्यादा बनाएंगे तो जब आप चैनल गेट को खोलेंगे तो पानी उतनी ही ज्यादा रफ्तार से जो है क्या करेगा, पास करेगा। और जितनी ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो करेगा, सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी आगे उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसको हम लोग प्रॉपर मैनेज करके बना सकते हैं। तो सॉइल इरोजन को रोकने के ये कुछ तरीके हमारे पास में हो सकते हैं। तो अगर इनटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, तो पहला है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। चार फैक्टर आपको मैंने बताए, सन, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड और रेनफॉल एटसेट्रा। और तीसरा, व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। तो हमारे पास में ये जो तीन हमारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज थे, हम लोगों ने ये कर लिए। अभी हम लोग करने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ये बच्चों तीन शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब है जियोग्राफिक, मतलब कि वहां का जो स्ट्रक्चर है, आसपास का जो एरिया है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, वो। और केमिकल्स, केमिकल हम लोगों को पता है, केमिकल सब्सटेंसेस। तो ऐसी साइकिल, देखो साइकिल हम लोग ऐसी चीज को बोलते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। मतलब कोई चीज अगर खत्म होती है तो वो फिर से बन जाती है, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो हम लोग ऐसी साइकिल्स देखेंगे जिनमें लिविंग, आपके ज्योग्राफिकल एरिया और केमिकल्स, ये सभी के सब इन्वॉल्व होंगे। चार बायो जियो केमिकल साइकिल्स हम लोगों के सिलेबस में है। एक आपका वाटर साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है, एक आपका कार्बन साइकिल है, और एक आपका ऑक्सीजन साइकिल है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वाटर साइकिल। देखो इसको हम लोग इजी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पानी या तो सरफेस वाटर है हमारे लिए, या फिर ग्राउंड वाटर है। ठीक है। तो मैंने सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर बनाया। इसके अलावा आपकी बुक में भी साइकिल दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। सरफेस वाटर जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से इवोपरेट होता है, और इस इवोपरेशन की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है।
पर जब ये क्लाउड्स बरसते हैं, बादल बरसते हैं, तो ये जो पानी जो सरफेस वाटर से इवापोरेट होकर के क्लाउड्स में गया था, वापस से क्लाउड से किस में आ जाता है, सरफेस वाटर में आ जाता है। सरफेस से ये पानी धीमे धीमे रिस करके ग्राउंड में जाता है, और वहां ये जो कलेक्ट हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर हो उसका इस्तेमाल एनिमल्स प्लांट्स कर लेते हैं, या ग्राउंड वाटर हो उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं, इनकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं, जहां ग्राउंड वाटर होता है वहां से डायरेक्टली ये पानी लेते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों की ही बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता है, चाहे एनिमल्स के फॉर्म में यूरिन हो या फिर पसीना हो। और प्लांट से ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो, क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटास। ये स्टोमेटास गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बाहर से ऑक्सीजन CO2 को लेना और अंदर से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देना। ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। पर जब स्टोमेटा ओपन होता है तो आपका जो प्लांट है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा के थ्रू इवोपरेट होना शुरू कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये पानी इवोपरेट होता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं। तो सेम कंटिन्यूअसली एक साइकिल बन गई आपकी, क्लाउड फिर से आपके वापस पानी को जमीन को दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो ये हमारा पहला वाटर साइकिल हुआ, है ना। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अगर सिर्फ पानी जमीन से जाता जाएगा तो फिर हम लोगों को बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए पानी वापस भी कैसे आया जाए ये हम लोगों को देखना होता है। आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स जो हैं वो रेनफॉल में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट्स ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, और इस ट्रांसपिरेशन की वजह से अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। और जब इस क्लाउड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर ड्रॉपलेट्स पानी आ जाता है तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये जमीन पर गिरने लगती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो ये हमने देखा वाटर साइकिल। सेकंड, दूसरी जो साइकिल है वो है नाइट्रोजन साइकिल। आपने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 78% जो है वो नाइट्रोजन है, N2। हमारे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, DNA, RNA, ये सब के सब नाइट्रोजन के बने हैं। मतलब नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पर समस्या ये है कि कोई हम में से का मतलब है कि प्लांट और एनिमल्स में से कोई भी डायरेक्टली N2 को यूज नहीं कर सकता, डायरेक्टली N2 को यूज नहीं कर सकता। हम लोग N2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर ये N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट NO3- या नाइट्राइट NO2- इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब N2 का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तुम्हारे लिए। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला फिजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। लाइटनिंग, जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आता है, तो बिजली की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है कि ये N2 जो है मजबूर हो जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होने के लिए। और दूसरा जो तरीका है वो है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें दाल वगैरह मिलती हैं, इन प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं। जो पल्स प्लांट होते हैं इनकी रूट्स में पाए जाते हैं। इनकी रूट्स में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं गांठ। तो एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नोड्यूल।
तो इन प्लांट्स की रूट्स में जो नोड्यूल होता है उसमें ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और इन बैक्टीरियाज के पास में एक पावर होती है जिससे N2 को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है N2, ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर, और प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट है ये मिट्टी में आ जाता है, मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसे प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं उन्हें खा जाते हैं कौन? एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर इस तरीके से नाइट्रेट और नाइट्राइट पहुंच जाता है, और जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो जैसे कुछ बैक्टीरियाज थे जो कि N2 को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं N2 में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अगर N2 का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन था, तो नाइट्रेट का N2 में कन्वर्ट होना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ऐसे करके N2 का पहले फिक्सेशन हुआ, प्लांट्स ने लिया, एनिमल्स ने लिया, जब वो मर गए तो डिकम्पोज होकर के वापस से नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? N2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से N2 की, नाइट्रोजन की साइकिल जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इनकी साइकिल ड्रॉ करने के लिए ही आएगा। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में आपके पास क्वेश्चन आएगा, 3 से 5 नंबर का आ सकता है इनकी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट जो साइकिल है हमारे पास वो है कार्बन साइकिल। हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जो नेचुरली बनता है, वो सब के सब कहीं ना कहीं कार्बन के बने होते हैं। चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए या विटामिन्स, ये सब के सब जो है वो किसके बने होते हैं? कार्बन के। कार्बन जो है उसकी साइकिल की बात करें तो अगर हम लोग शुरुआत करें एनिमल्स या प्लांट से, जैसे कि प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, प्लांट्स कार्बन का बना है। जब ये प्लांट्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर दब जाते हैं, जैसे कि एक जंगल था, वहां पर मान लो बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया और ये मर गए और जमीन के नीचे दब गए, तो वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जिस पर ये प्लांट्स में जितना भी कार्बन प्रेजेंट है ये सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कोल में, कोयले में। प्लांट को एनिमल खा लेता है, एनिमल जब मर जाता है तो ये एनिमल भी डिकम्पोज होकर के, जब टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो उस कंडीशन में एनिमल जो होता है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। कोल और पेट्रोलियम दोनों कार्बन के बने हैं। या एनिमल्स जो हैं, बहुत सारे एनिमल्स अपना शेल, हम लोगों ने पाइला, घोंगा जो था वो पढ़ा था, हमने बहुत सी ऐसी फिश देखी थी जो कि अपनी बॉडी के बाहर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाती हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं क्या बनाते हैं? कार्बन से कार्बोनेट का शेल बनाते हैं। एनिमल्स रेस्पिरेशन करता है, कोई भी एनिमल रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना। तो ये एनिमल्स एनवायरमेंट में CO2 को रिलीज कर देते हैं, CO2 में भी तो कार्बन ही है। इस CO2 को प्लांट्स फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन दे देते हैं। तो एक तरीके से कार्बन की साइकिल तो एक ये है। दूसरा, CO2 जब पानी में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वहां वो बना देता है लाइमस्टोन, मार्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस जो केमिकली होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो इस तरीके से कार्बन की साइकिल जो है चलती जाती है। CO2 प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल खा जाते हैं, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान वो फिर से क्या रिलीज कर देते हैं? CO2 को रिलीज कर देते हैं। चौथी जो हमारे पास में साइकिल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले चौथी साइकिल की बात कर लेते हैं।
चौथी साइकिल है हमारे पास में ऑक्सीजन साइकिल। हम सभी को पता है ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग और इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं है, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना नहीं है। ये तो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज खाया है, वो ग्लूकोज O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके तीन चीजें बनाए। एक CO2, एक वाटर और एक है एनर्जी। हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी जिस प्रोसेस के थ्रू हमें मिलती है उसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपने O2 और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, आपने इन दोनों का इस्तेमाल किया, रेस्पिरेशन किया और आपने CO2 एंड वाटर बनाया। अब CO2 को आपने रिलीज कर दिया, पानी प्लांट्स को जमीन से मिल जाता है और CO2 हमसे मिल जाती है। तो ये प्लांट्स पानी और CO2 दोनों को कंज्यूम करके जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से ये फिर से दो चीजें बनाते हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो ऑक्सीजन और एक आपका ग्लूकोज। इस ऑक्सीजन ग्लूकोज को सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, चला गया था, लॉस्ट हो गया था। कोई बात नहीं, 5 मिनट हमारे पास इस चैप्टर को खत्म करने के लिए बहुत है। चैप्टर में दो छोटी हेडिंग है। पहली है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपने नर्सरीज देखी होंगी जहां छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो रहते हैं, वहां आपने छोटे छोटे ग्रीन कलर के टेंट्स भी देखे होंगे। इन टेंट्स को ग्रीन हाउस बोलते हैं। इन टेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि बाहर से गर्मी को ये अंदर तो आने देते हैं पर अंदर से बाहर जाने नहीं देते। मतलब ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो काफी छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए हीट टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का। बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जैसे कि CO2, जैसे मीथेन CH4, जैसे वाटर वेपर H2O। ये ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग, एक ब्लैंकेट बना देती हैं
जो कि बाहर से गर्मी को अंदर तो आने देता है पर अंदर से वापस बाहर जाने नहीं देता। तो गर्मी जो है, हीट जो है, वो अंदर ही फंस के रह जाती है। तो इस वजह से लगातार क्या होता जा रहा है, लगातार अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो इफेक्ट था इन गैसेस का, जिसकी वजह से हीट को, टेम्परेचर को अंदर तो आने दे रहे थे ये गैसेस, पर वापस बाहर जाने नहीं दे रही थी, इसी इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट हेडिंग है बच्चों अपने पास में ओजोन लेयर। ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3। आपने सुना होगा कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है, जब जहां डायरेक्टली यूवी रेडिएशंस आती हैं। ये ओजोन हमारे अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है, जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मतलब अर्थ की सरफेस पर डायरेक्टली यूवी रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देती ओजोन लेयर। ओजोन पॉइजनस गैस है, पर हमारी अर्थ सरफेस पर नहीं पाई जाती। ये हमारी अर्थ सरफेस से कम 20 किलोमीटर हाइट पर स्ट्रेटोस्फेयर में ही बनती है। तो और इसका काम हमें पता ही है कि हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, स्पेशली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि 3 चीजों में सबसे ज्यादा यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, और तीसरा है डिओड्रेंट्स, जो भी हम लोग परफ्यूम या डिओज वगैरह यूज करते हैं उनमें। ये CFC बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। CFC जिस फॉर्म में इवोपरेट होगा, स्ट्रेटोस्फेयर तक उसी फॉर्म में पहुंचेगा। CFC वैसा का वैसा रहता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही इसे O3 ओजोन मिलता है, ये इस O3 के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इस O3 को O2 में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ओजोन लेयर तब तक थी जब तक O3 ही था, पर जैसे ही CFC मिला, अब O3 O2 में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ओजोन डिप्लीशन। और जैसा आपने सुना होगा, एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन काफी ज्यादा मात्रा में डिप्लीट हो चुकी है, एक छेद ओजोन में हो चुका है, जो लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ता जा रहा है। पर बहुत सारे एफर्ट जो है डाले जा रहे हैं ताकि आगे ये ओजोन और डिप्लीट ना हो, समय मिल जाए, पॉल्यूशन कम से कम हो, जिसकी वजह से धीमे धीमे करके जो ओजोन डिप्लीट हुई है वापस से उसका फॉर्मेशन हो जाए, और हम लोगों को डायरेक्टली यूवी रेज से जो है प्रोटेक्शन मिल जाए। यूवी रेज डायरेक्टली अगर अर्थ की सरफेस पर आई तो सबसे कॉमन जो डिजीज होगी वो होगी स्किन कैंसर। लगभग हर इंसान को स्किन कैंसर हो जाएगा, धूप में जाने वाले को। इसके अलावा हमारी आईज के कॉर्निया को भी, लेंस को भी और रेटिना को भी काफी डैमेज दे सकती है ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग डिस्कस तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, वैसे भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको सारे के सारे बुक में ही मिल जाएंगे। और कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, जैसे एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन, वाटर पोल्यूशन से जुड़े हुए। तो हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स ही अब रह गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।